मैं अभी ये सोच रही हूँ, मैंने अभी देखा है कुछ दिनों कि बहुत लोग कह रहे हैं बड़े रेस्क्यू हमने इतने किए, इतने किए। मैं नहीं कर पाई, मैं इसमें फेलियर हुई शायद कि मैं तो कर ही नहीं पाई। मैं तो 560 लड़कियाँ भी ऐसे निकाल पाई हूँ कि जिसमें मेरी जान चली जाए, चली गई, या मुझ पे इतने मुकदमे हो गए। प्रशासन आपकी मदद नहीं करता इन चीज़ में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं माँगती नहीं हूँ, मैं तब बुलाती हूँ जब लड़की रेस्क्यू कर लेती है, क्योंकि फिर उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो सब पूरी करेंगे वो लोग, मेरी ज़िम्मेदारी थोड़ी है फिर। और अगर आ भी गया और जो आदमी नहीं जानता मुझे, तो मुझे ये मन करता है कि तू उठ के इसकी इतनी पिटाई कर कि इससे पूछ तू कि तेरे घर में बीवी बच्चे नहीं है, बहन नहीं है, माँ नहीं है। इन औरतों का शोषण करने से पहले कभी तुझे एक बार भी ये लगता है कि काश क्या ऐसा मेरी बेटी के साथ हो जाता, मेरी बहन के साथ हो जाता तो? मैम अब जैसे 30 साल 35 साल आपको हो गए, 560 लड़की के साथ आपने रेस्क्यू कर लिया, अभी भी वही चाह रहती है आगे करने की, या फिर आपने अपना टीम को सौंप दिया है सब कुछ? सब स्टेक होल्डर्स हैं, सबका पैसा बंधा है, सबका हर जाता किसी है। को मिल रहा है, इसलिए ये चल रहा है। और वो आँख मूंदने के लिए चल रहा है। तब भी इंडिया में रेप केसेस नहीं होते। कैसे रुक रहे हैं? कोई मतलब ही नहीं है। या तो आप उन्हें, वही मैम वाली बात है, या तो उन्हें हर एक स्कीम में ऐड करो, ऐड करो, उन्हें पूरा एक जो हमारा हक है वो दो, वो दो, वो दो, एक बराबर स्त्री का जो हक होता है वो उसे दो, वो उन्हें दो, वो ये काम करना अपने आप छोड़। अपने आप छोड़ देगी। तो वो भी आज भी वही हो रहा है। पहले हमें बांटा गया, बांटा, हिंदुस्तान पाकिस्तान बस बना, बस अब हमें बांट के वोटिंग बैंक बन रहे वोटिंग हैं, बैंक बनी। सरकारें बन रही हैं, सरकारें चल रही हैं। आप दिन रात मुस्लिम मुस्लिम चिल्ला रहे हैं, मुस्लिम राजनीति खेल रहे हैं, कार्ड खेल रहे हैं। एक मुस्लिम मुझे आप वृद्धाश्रम दिखा दो, एक अनाथालय दिखा दो, एक मेरे शहर में है, मैं उसे अनाथालय नहीं कहती क्योंकि उसका नाम है मुस्लिम बच्चों का घर। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल ऑन एयर विद कुणाल पर। मैम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज ये देख के, एंड मैंने आपको पहले ही बताया, हमने इतनी बातें करी इससे पहले कि मैं आपके काम का बहुत बड़ा फैन हूँ इस चीज़ में मैम, क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी मैं ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं रह सकता इन चीज़ों में, बट मैं इस चीज़ के बारे में अपने आप को एक अवेयरनेस रख के होता है कि मैं कल को कोई आदमी इस चीज़ के बारे में बोलेगा तो मैं उसे बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत कम लोग करते हैं, और मैम आप उन चुनिंदा लोगों में से हो। तो मैं आपसे सीधा एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आपने हर चीज के बारे में बताया हर जगह पे कि क्या स्टोरीज रहती हैं, क्या ये रहती हैं। मैं आपकी स्टार्टिंग लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। देखो मैंने पहले भी कहीं कहा है कि मुझे अगर आप लोग ये सोचते हो कि प्री प्लान मैंने तय किया कि मुझे एक दिन जाना है, यहाँ एक दिन काम करना है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ही एक ऐसी फैमिली से हूँ, बहुत, और मैं ऑर्थोडॉक्स ही कहूँगी कि जहाँ पे बेटियों का पढ़ाना लिखाना तो बहुत ज़रूरी है, मगर बहुत ज़्यादा आज़ादी का उस ज़माने में, अगर मैं आज से 40 साल पहले बात कर रही हूँ, तो बहुत नहीं था। और ऊपर से हम उस शहर के ऐसे एरिया के नज़दीक में रहते हैं कि जहाँ जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करना चाहते। तो बचपन से ही एक हिदायत होती थी, उधर से निकल के जाना है, तो हमारी स्कूलिंग वहाँ से हुई, ऊपर नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है। इतनी हिदा और वो ऐसी हिदायत नहीं थी कि नॉर्मली चलते-चलते अम्मा ने कह दिया, "ऊपर मत देखना बेटा।" ना, ना, ऊपर नहीं देखना है। समझा रही हूँ ना? वार्निंग रहती थी। वार्निंग। ठीक है? तो उतना ही मेरा थोड़ा-सा विद्रोही स्वभाव रहा शुरू से। उतना ही ज़्यादा देखते। अच्छा देखते चूँकि छोटा शहर है, तो कोई भी दुकानदार बताता, "बेटा किसकी बेटी हो?" बताया उनकी है, तो फिर ऊपर क्यों देख रही हो? अच्छे घर की लड़कियाँ ऊपर नहीं देखती। इतनी छोटी उम्र में ये बात हमको सुननी शुरू हो गई थी। अब और उत्सुकता बढ़ी, ऐसा क्या है वो? कभी-कभी मदर को पूछा तो 2-4 थप्पड़ पड़ते, यही पूछेगी ज़रूर। तो ऐसा मतलब स्वभाव ही ऐसा था। फिर पता नहीं ऊपर वाले ने तय कर लिया था कि वहीं जाना है। तो ऐसी कोई ना कोई घटना होती रही कि जैसे मैं 9th में पढ़ती थी और कोई लड़की मेरे साथ पढ़ती थी और वो बैसाखी से चलती थी। सुंदर भी नहीं थी, काली-सी लड़की थी। तो हमें नहीं मालूम कौन है, मतलब पढ़ती थी लेकिन मेरी कोई उससे बातचीत नहीं थी, कोई कभी कोई दोस्ती जैसी चीज़ नहीं थी। तो एक दिन मैं बाज़ार से चूँकि गुज़रना होता था और निकल रही थी, मुझे खट-खट की आवाज़ जैसे जीने से आई। मेरी आदत इसको भी झाँकूँ, उसको भी झाँकूँ। मैंने जीना देखा, तो वो लड़की उतर रही और उसकी निगाह भी मुझसे मिली। वो पलट गई और वापस चली गई। अब फिर मैंने उसका इतना इंतज़ार किया 2-3 दिन स्कूल में, इतना उत्सुकता से मैं जाती आज मिलेगी मुझे, कल मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिली। फिर जिस दिन मिली मुझे, मैंने कस के उसे पकड़ा। मैंने कहा, "तू मुझे बता वहाँ क्या कर रही थी? मेरी अम्मा तो कहती हैं कि वो तो गंदी जगह, वहाँ तो खराब औरतें रहती हैं। तू वहाँ क्या करती है?" तो थोड़ी मुझे लगता है उसको शायद बड़ी उम्र में थोड़ा पढ़ने बिठाया होगा, उसकी जिद पे बिठाया होगा, वहाँ पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं था। तो उसने मुझसे कहा कि देखो 2 बात है, वो खराब औरतें हैं, मगर मेरी माँ है। दूसरी बात ये है कि वो खराब है, मैं खराब नहीं। क्योंकि मैं बदसूरत हूँ और पैर से लगड़ी हूँ, पैदाइशी।
तो मेरी वहाँ डिमांड नहीं, अच्छा। इसलिए थोड़ी सी जिद में मुझे पढ़ने के लिए भेज दिया। अब छोटी सी बुद्धि में समझ ही नहीं आई ये बात कि क्या हुआ क्या नहीं। हमने कहा छोड़ो, ये तो खराब औरतों के घर में रहती है, इससे क्या बात करनी है। तो मैं जितने पैर पीछे हटाने की कोशिश करती, ऊपर वाला अपनी शिद्दत से मुझे उधर खींच रहा था। फिर अर्ली एज में शादी हो गई, और शादी के बाद जो घटना हुई वो और ज़्यादा मेरे लिए ऐसी हो गई थी कि एक महिला हमारे पड़ोस में रहने आई, और पड़ोस में रहने के बाद मतलब होगी 30-35 साल की, और मेरी उम्र उस समय शादी 21-22 साल की हुई मुश्किल से। मेरा बेटा हुआ था, तो उसने उसको खिलाना शुरू कर दिया, और मेरी सास कहती थी कि इसको मत दे, इसके बच्चे नहीं है। और वो चूंकि मेरा स्वभाव है, ऐसे मैंने कहा ऐसी बात मत करो, बच्चे नहीं है, खिलाना दो। खिलाती थी इसको। फिर ये मेरे भाई नहीं है मेरे, मैं इसको भाई मान लो भाई। उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। थोड़ी थोड़ी आंतरिकता उससे बढ़ी, तो उसने फिर अपनी सारी बताई कि कैसे मैं कहाँ की रहने वाली थी, कैसे रंजिश में मुझे उठाया, कैसे कहाँ बेच दिया, और कैसे कोई आदमी आया और मुझे बहला फुसला के यहाँ लिया कि मैं तुझसे शादी कर लूँ। उसके बाद में उसने कहा कि वो यहाँ मुझे शादी करने के लिए लाया था, वो शादीशुदा था, बाल बच्चे थे। उसने मेरा जो मैं पैसा लाई थी, जो जेवर लाई थी, सब मेरा छीन छान के वो चला गया। मेरे पास एक टेबल फैन, सोने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है जहाँ मैं सोऊं, इसलिए ऐसे रहती हूँ। तो मैंने कहा एक आदमी तो तुम्हारे पास आता है। बोले ये दूसरी कहानी है। जब मैं वहां रह रही थी और वो मुझे छोड़ के चला गया सब लेके, तो इसने सोचा ये तो इसका पति था, उसको पता था कि पति नहीं है, पड़ोस का था ये। तो इसने ये करके कि देखो तू छोड़ गया, मेरी तो शादी भी नहीं हो रही, अब मैं तुझे रखूंगा। मुझे ऐसे ही रख लिया और यहाँ किराए पे ले आया तुम्हारे घर के सामने। वहां ऐसे में रह रही हूँ। मैंने कहा तुम्हें उसको पता है कि तुम वहां थी उस बाजार में? तो उसने कहा हाँ पता है। मैंने कहा फिर कैसे रखेगा वो तुम्हें? मेरे लिए तो वो खराब ही औरतें थी। और उससे बड़ा जो मेरे लिए एक वो थी कि मुझे, मेरी इतनी जागरूकता ही नहीं थी। मुझे पता था कि बस यही है ये बाजार, हाँ। पूरे हिंदुस्तान में कहीं और नहीं। 21-22 साल की कोई उम्र भी नहीं थी, और उस जमाने में बात भी नहीं होती थी घरों में ऐसी बातों पे, बिल्कुल। बस सब चीजें चोरी से होती थी। तो फिर मैंने घर में जिद की कि भाई ये तो अच्छी औरत है, वो तो पति इसका आता नहीं, दूसरा भी नहीं आ रहा। वो भी कहाँ गया, एक जगह काम करने पे लग गई थी, झाड़ू पोछा करने में किसी घर में। मेरे बच्चे को खिलाती रहती थी। मैंने कहा इसका घर ढूंढते हैं। जिद करके हमने अपने परिवार, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने मेरी मदद की और हम इसे लेके चले गए। जो उसने बताया अक्षर से वही जगह निकली, और माँ बाप भी आए जिन्होंने बताया ये है। और दो सेम उस बहन की शक्ल के दो भाई थे जो उससे बाद में पैदा हुए, क्योंकि उसको तो लड़वा। लगभग, हाँ उससे तो लगभग यहाँ पे 23-24 साल हो गए। हाँ। जुड़वा नहीं थे, बड़े छोटे थे। अच्छा। उन्होंने बहुत बात की, बहुत रोए धोए, पहचान भी लिया कि हाँ यही हो सकती है, क्योंकि शक्ल मिल रही है, बिल्कुल वही है, भाइयों की मिल रही है। लेकिन अंत में हाथ जोड़ दिए, हम नहीं रख सकते। माँ बाप नहीं। हाँ। और मुझे इतनी तमीज नहीं थी, मैं बुरी तरह से सुन रही, रखोगे क्यों नहीं, रखो क्यों नहीं तुम्हारी लड़की? हमने नहीं बताया ये वहां थी रेड लाइट एरिया में या कहीं, क्योंकि ये तो हमारे घर पे रहती थी। अभी तो इन्होंने तुम्हारा घर बताया तो हम इसलिए आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जानते इसे कौन है। वो बड़ा शॉकिंग था उस समय। वापस आ गए हम, लेकिन बात यहीं खत्म हो जाती तो ठीक थी। बात यहीं नहीं हुई, मेरे घर में वो चर्चा होती रही, पूरे रास्ते भर हुई, फिर घर पे आके हुई, और घर पे भी इतनी ज्यादा हुई, गहमा गहमी होती रही कि मेरे हस्बैंड को भी सबने दबाव बनाया, रखो मत इसे, औरत को, ये तो खराब औरत है, मोहल्ले में हम क्या मुंह दिखाएंगे, कोई क्या कहेगा, हमारे बच्चों की शादियां नहीं होने, क्योंकि मेरे देवर और नंदे थी जब तक, उनकी शादियां नहीं होंगी। तो वो बेचारी सुनती रही, और फिर वो किसी समय निकल गई रात को, मुझे नहीं पता, बिना बताए। बिना बताए। उसने सोचा होगा कि भाई मैं क्यों इसका जीवन वो करूं। सुबह देखा तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से सुकून भी हुआ। उसके जाने से दुख तो हुआ कि वो चली गई बेचारी, लेकिन सुकून भी हुआ कि चलो ये झिकझिक खत्म हुई मेरे साथ जो हो रही थी। अब वो उसके बाद थोड़ी भूल भी पड़ने लगी थी। 1 साल बाद वो आती है, और 1 साल बाद वो बहुत सारे फल मिठाई सब लेकर, उसके साथ एक आदमी सा था, यूं ही अजीब सा, और आके उसने कहा कि मैं, मेरे बेटे को तो गोविंदा बुलाती थी, कि मैं उसे भैया को गोविंदा को वो बांधने, भाई दूज का टीका करने, भाई दूज के दिन आई थी, टीका करने आई हूँ। मैंने कहा पहले ये बता कि तू कहाँ थी, और इतना फल इतनी मिठाई कहाँ से ले आई, तेरे पास तो कुछ नहीं था, तो बर्तन मांजती थी। तो बोली कि देखो तुम्हारे समाज में तो रखा नहीं, मेरे परिवार ने नहीं रखा, जहाँ थी वहां चली गई। अब पता नहीं उस समय मुझे क्या हुआ, या इतनी बुद्धि नहीं थी, या घर वालों का प्रेशर भी था। प्रेशर तो कभी दिया नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट समाज का शायद वो प्रेशर था कि मैंने कभी, मैं नहीं रख सकती फिर। मैं क्या कहूंगी अपनी सास को, क्या कहूंगी, और को परिवार वाले क्या ये रिश्ते करने जाएंगे हम तो क्या पूछेंगे, क्या कहूंगी मैं रखूंगी। तो चली गई, और मैं वो बात नहीं भूलती। मैं ऊपर थी जब वो गई, और सामने बिल्कुल दरवाजा था हमारा, उसने दरवाजा खोल के एक बार देखा मेरी तरफ, उन आंखों को मैं कभी नहीं भूली।
मतलब उस दर्द को, आंसुओं को मुझे जैसे लगा मेरे अंदर उतर गया वो। और फिर चली गई वो वो जो मेरे अंदर फांस लग गई वो नहीं कभी जा रही थी। बरस बीतते गए, शादियां कर दी, नंदों की हो गई, देवर की हो गई, सबकी हो गई। संयोग से इस बीच मेरे सास ससुर भी नहीं रहे। फिर मेरे बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए। मैंने से कहा कि एक दिन उसको ढूंढे। उनका मैं तो जाता नहीं, तुमको जाना हो तो जाओ, और वहां से अगर पिट के आओ किसी से, ये मुझसे मत कहना, मैं जाऊंगा भी नहीं कहने। मैं कहा मत जाना, मैं तो एक बार ढूंढ के आऊंगी इसको। मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ से अलग भी कहीं रेड लाइट एरियाज हो सकते हैं। तो मैं उस टाइम डेवलपमेंट नहीं था मैम, इतनी ना सोशल मीडिया था कि पता चले कुछ ये भी। नहीं था, और लोग चर्चा भी नहीं करते थे घरों में। तो मैं जैसे ही पहले कमरे पे गई, हर कमरे में, हर दरवाजे में मुझे इतनी दुत्कार, इतनी फटकार, क्यों आती है यहाँ, कौन, अरे तू भले घर, कोई समझाती भले घर की है, यहाँ थोड़ी आती है भले घर की बहू बेटियां, तू क्यों आ रही है, वो भी सब मुझे डांट वाट पड़ती नहीं। ऐसी महीना दर महीना गुजर रहा था। मैंने कहना शुरू कर दिया था कि भाई मैं तो केवल तुम्हारे बच्चे पढ़ाने आती हूँ, ये बच्चे यूं घूमते रहते हैं तो मैं बच्चे पढ़ाऊंगी ये। और जबकि मैं बिल्कुल भी टीचिंग मटेरियल नहीं हूँ, मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ाने में कभी। अच्छा। हाँ बिल्कुल नहीं, मैंने तो अपने बच्चे नहीं पढ़ाए कभी। और क्या पढ़ाती। फिर मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि मुझे उसे ढूंढना था, मुझे कुछ नहीं था मकाम, नहीं ये कि मैं सोशल वर्कर हूँ, करूंगी कुछ करूंगी, कुछ नहीं था, केवल उसको ढूंढना था कि वो मुझे मिल जाए तो मैं माफी मांग के उसे ले जाऊं घर पे। तो ऐसे घूमते घूमते, डांट वाट खाते, फटकार खाते 1 साल बीत गया। और 1 साल बाद मुझे ही लगा कि ये पढ़ाना पढ़ना ये सब ना तो इनके बस की बात और ना मेरे बस की पढ़ाने की बात, फिर वो कैसे मिलेगी। फिर मैंने दोबारा हिम्मत जुटाई अपनी एक फ्रेंड को लेके, कि तू चलेगी तो मुझे हिम्मत रहेगी थोड़ी। उसने कहा अरे मेरा तो तुझे पता है हस्बैंड कैसा, निकाल के बाहर कर देगा, चोरी चोरी एक आध बार जाऊंगी तेरे साथ में। चलो ठीक है, एक बार के बाद गई नहीं दोबारा, क्योंकि घर में तो उसको डांट पड़ गई बुरी तरह से। अब मुझे फिर चलना था। इस बीच मेरा जो साथ दिया, मेरे एक रिश्ते के ससुर लगते थे, मम्मी ससुर, उन्होंने मुझे कहा बेटा ऐसे तू कब तक करेगी, तू एक संस्था रजिस्टर करा ले। अब ये क्या नया बवाल था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि संस्था क्या है। हाँ। 26-27 साल की उम्र हो गई थी तब तक। तो मैंने कहा वो कहेंगे वो सब मैं करा दूंगा, और क्योंकि तेरे पास कुछ ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि वहां जाए तो कह दे मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और मैं इसलिए सही वहाँ बात। पे आ रही हूँ। मैंने कहा जी करा दो। वो भी हो गया, उन्होंने कुछ कार्ड छपवा दिए, कुछ लेटर पैड छपवा दिए, वो भी हो गया। पर जो मेरे मन में वो था कि उस महिला को ढूंढूं, वो धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होता चला गया कि मैं एक उसे ढूंढ रही हूँ। यहाँ तो हजारों उसके जैसी फंसी पड़ी, अगर एक को भी निकाल पाई मैं तो उसके प्रति जवाबदेह हो जाऊंगी थोड़ी सी। जहां भी होगी उसको पता लगेगा, तो फिर मैं शायद अपना शक्ल उसको दिखा सकूं। 96 में फिर हमने पहला रेस्क्यू किया। वो कैसे किया मैम रेस्क्यू पहला? वो जब मैं जाने लगी थी तो उनको भी लग रहा था कि भाई ये रोज थोड़ी सी उम्र की अच्छी सी लड़की है दिखने में, और ये आती रहती है, हमारी डांट भी खाती है, तो उन्होंने मेरे से बहुत अपोज करना मुझे बंद कर दिया था। अच्छा। ये बात नहीं करती थी, बस बैठी हूँ तो बैठी हूँ। वो पानी को भी नहीं पूछता था, ना पूछे। फिर ऐसे में एक लड़की ने एक दिन मुझसे कहा कि दीदी आप आती हो। मैंने कहा अरे तो हम दीदी मत कहो, तुम तो हमसे बड़ी हो। यहाँ हूँ तो बड़ी, और मेरी तो बेटी है 10 साल की। उसने कहा, मैंने कहा अच्छी बात है। फिर एक दिन उसने बातों बातों मुझे कहा दीदी क्या मुझे निकाल सकती हो वहां से? हाँ। मैंने कहा मैं कैसे निकालूंगी। बोली मैं निकालने का तो मैं बता दूंगी रास्ता, क्योंकि मुझे तो यहाँ बहुत टाइम हो गया, पर मैं निकलना चाहती हूँ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ एक बार, या कुछ भी करूंगी, बाहर जाके बर्तन मांगूंगी, मुझे यहाँ से निकलवा दो। मैंने कहा फिर मेरी क्या मदद होगी, मुझे तो पता ही नहीं रेस्क्यू क्या चीज़ है। तो उसने कहा कि मेरी बेटी इनके कब्जे में है, मेरी बेटी मंगा दो, मैं एड्रेस दूंगी, सब कुछ दूंगी, और मैं चूंकि भरोसे में हो गई हूँ तो मुझे रात के लिए कोई कस्टमर भेज दो और मुझे रात के लिए बुलवा लो। रात रात में मेरी बेटी आनी चाहिए। सोशल मीडिया नहीं है, फोन्स नहीं है, उषा फोन चल रहे थे, उनकी भी कंपनी में लड़ाई होगी, वो भी बंद हो गए। अब क्या करिए। हमने खैर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत हमें मदद मिली, तो उन्होंने रातों रात अपना आदमी भेजा और इधर हमने इसे बुलवा लिया। और उसने कहा था सुबह 6 बजे अगर लड़की नहीं आई वापस चली जाओ। तो बाई रोड उसे जाना था, वहां सूचना हो गई थी, वहां से लड़की कब्जे में उन्होंने ले ली थी, तो हम सिक्योर हो गए थे कि बच्चा कब्जे में, क्योंकि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहाँ बातचीत चल रही। सुबह उस आने में 7 बज गए, लड़की ने बवाल कर दिया मैं वापस जाऊंगी, वापस जाऊंगी। उधर वहां से सूचना आने लगी कि वो अपहरण का मुकदमा लिखवा रही है औरतें। हंगामा कर रखा है पूरा थाने पे कि हमारी लड़की को रात एक फलाना 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 आदमी लेके गया और उसने
अपहरण कर लिया, वो नहीं मिली लड़की। यानी थैंक गॉड 7:30 बजे के करीब लड़की को लेकर वो आदमी पहुंच गया। हमें तसल्ली हुई। जिसके बाद लगा कि थोड़ा कठिन तो है, पर कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है। और उसके प्रति भी एक श्रद्धांजलि मैंने सोची वो, कि दुनिया में है तो भी, और नहीं भी तो मैं थोड़े से अपने पाप से मुक्त जैसा महसूस किया। और उसके बाद तो मन बना लिया था कि निकालना है हर हालत में लड़कियों को यहाँ से। हालाँकि बहुत कठिन था वो, ये तो आसानी से लड़की की मर्ज़ी से हो गया, और उसके बाद तो हमने सोचा था कि ऐसे ही होता रहेगा सब, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत कठिन और कष्टकर परिस्थितियाँ रही हैं। इतनी ज़्यादा कि मतलब कभी-कभी लगता, पीछे हटने की बात तो कभी नहीं लगती, लेकिन जैसे संगी साथियों ने साथ छोड़ना शुरू किया, जैसे मेरी फैमिली ने छोड़ा, मतलब ससुराल ने नहीं, फिर मायके ने साथ छोड़ा कि नहीं, ये तो गलत है जो तुम कर रही हो। फिर मैंने कहा मत कहो कि हमारी बहन है, मैंने कहा मत कहो कि हमारी बहन है। लेकिन वो तो 4 महीने में उनका सब ये सब उनको लगा कि नहीं भई ये तो ऐसा, तो वो भी सब सपोर्टिव हुए। पर अ, मैं अभी ये सोच रही हूँ कि मैंने अभी देखा है कुछ दिनों कि बहुत लोग कह रहे हैं बड़े रेस्क्यू हमने इतने किए, इतने किए, मैं नहीं कर पाई। मैं इसमें फेलियर हुई शायद, कि मैं तो कर ही नहीं पाई। मैं तो 560 लड़कियाँ भी ऐसे निकाल पाई हूँ कि जिसमें मेरी जान चली जाए, चली गई, या मुझ पे इतने मुकदमे हो गए, कहीं भी स्मूथली कुछ हुआ ही नहीं। इतने कठिन और कष्टकर दिन रहे हैं हमेशा ही कि एक रेस्क्यू करने में 6-6 महीने मुझे लग गए। कैसे आई कॉन्टैक्ट करूँ, कैसे उनको अपनी तरफ मोल्ड करूँ, और बिना कुछ बोले करना है। क्योंकि बोलेंगे तो मालकिन की नज़र में जाएगी, पिम्प्स की नज़र में जाएगी बात। तो बिना बोले उनके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना है, उनको ये बताना है कि भरोसा करो हम तुम्हारे हैं। उनको हाथ के छूने से टच थेरेपी करके ये बताना है कि हम तुम्हारे साथ हैं, और जो कहोगी वो होगा। इस सब में एक लड़की को रेस्क्यू करने में मुझे बहुत समय लगता था। 6-6 महीने, 7-7 महीने लग जाते थे। और कठिन बात ये होती थी कि जो हम चाहते थे कि पहले उनके पेरेंट्स ढूँढे, इसमें भी हमें टाइम लगता था। क्योंकि वो अपना घर बताती थी कि वहाँ हमारा घर है, जो बताने की मैं सक्षम थी। बड़ी आई हैं थोड़ी, तो उनका घर ट्रेस करते। अब घरवालों को कन्विंस करना उससे भी बड़ा काम था कि वो मान जाएँ कि हमारी तो है बेटी, मिलवाओ हमें कहाँ है। अब वो जिद करते थे कि हम साथ चलेंगे, हम देखेंगे वहाँ, मगर हमें उस चीज़ से बचाना था कि रेड लाइट एरिया में थी, बिल्कुल। वहाँ से भी बचाना था। प्रॉब्लम ये बिल्कुल नहीं थी कि उसके बाद कानूनी तौर पर हमको क्या दिक्कत आएगी, इसलिए नहीं थी कानूनी तौर पे कि जो बालिग लड़की है अगर वो खुद से निकलना चाहती है और निकल रही है तो हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी तो मालकिन और दलालों की थी। वो क्यों निकलने देंगी? वो तो उनकी आमदनी इनकम है, होती है। आमदनी है, और उनको निकालना, और उन्होंने पैसे देके खरीदा है, तो वो कैसे उनको छोड़ दें? तो उसको निकालना और फिर इतने मुकदमे होना और जान से मार देना लगभग, ये सब झेल के भी हम मुश्किल से 560 लड़कियाँ निकाल पाए। और जिसमें कुछ तो ऐसी रहीं कि जिनको रेड लाइट एरिया में ना निकाल के आउटर से निकाला। जो बिकी तो वहाँ, लेकिन उनको इधर-उधर छिपा के रखा, या बाद के लिए रखा, या उनके थोड़ा विरोध देखते हुए उनको फ़िलहाल एक डिटेंशन में रखा, हिरासत में करके रखा। तो इस तरह की लड़कियों को निकाल पाना भी बहुत मुश्किल काम था। घरों से तो हम निकाल ही नहीं सकते थे, जहाँ उन्होंने घर बनाए, भई वो उनका घर है, वहाँ कैसे कह दें कि ये लड़की कोई इस तरह की है? तो वो नहीं कह सकते थे, यहाँ से निकालना। तो जितनी मैंने रेड लाइट एरिया से निकाली, और लोग कहते हैं कि हमने पुलिस की मदद ली, मैंने नहीं ली। प्रशासन आपकी मदद नहीं करता है जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं माँगती नहीं हूँ, मैं तब बुलाती हूँ जब लड़की रेस्क्यू कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो सब पूरी करेंगे वो लोग, मेरी ज़िम्मेदारी थोड़ी है फिर। क्योंकि वो तो लड़की अगर मैंने बता दिया कि मान लो मैंने कहा किसी राज़ी को रेस्क्यू करना, बताइए कौन से कोटे पे? तो लड़की ही ना मिलेगी फिर, मतलब बात लीक हो जाती है, तुरंत। मुखबरी हो जाती है। हाँ, थैंक गॉड टू मीडिया। मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया हमेशा, बहुत पॉज़िटिव वे में दिया, कभी नेगेटिव नहीं हुए, कभी-कभी छोड़ के, जैसे कभी-कभी लिख दिया कि समाज सेवा या गुंडई, ऐसे लिख दिया। मान लो मैंने मारपीट कर दी, लड़की नहीं दे रहे हैं, मेरे कपड़े फाड़ दिए, 2-4 थप्पड़-वप्पड़ लगा दिए। तो ऐसा भी हुआ है, पर वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन कभी साथ रहा कैसे, कि जैसे मुझे बहुत सारी कमिटीज़ में शामिल कर ले, मैं अपने आप को बँधा महसूस करने लगूँ, है ना? मुझे ऐसा सम्मानित दिखाने लगे कि नहीं भैया आपके बिना, अतुल जी के बिना कुछ है ही नहीं, कोई भी हमारी। तो मैं उन सब से धीरे-धीरे दूर होती चली गई फिर। मैं इस झांसे में नहीं आऊँगी। इस झांसे में आने का मतलब है कि मैं वहाँ से बिल्कुल बेखबर हो जाऊँ, और वही वो चाहते हैं कि मैं बेखबर हो जाऊँ।
तो वो नहीं मैं कभी हुई, उनसे गाफिल भी नहीं हुई कभी। ये भी नहीं सोचा कि उनके दुख दर्द से दूर हो जाऊं। मैंने हमेशा ये सोच के चली कि उनका दुख दर्द मेरा है, और इसीलिए शायद 31 साल टिक पाई। नहीं तो कोई सवाल नहीं उठता था। हाँ, लोग आते हैं चले जाते हैं, लोग आते हैं, लोग बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बैठते हैं, उसके बाद तय करते हैं ये करना है वो करना, होता कहीं कुछ नहीं। उनके दर्द को, उनके दुख को, उस दुनिया को कोई झांकना नहीं चाहता। बंद अंधेरे कमरे हैं, इतनी बजबजाती हुई गंदगी है कि जहां आपको एक पल ठहरना मुश्किल हो जाए। यूज्ड कंडोम्स पड़े हुए हैं। जो वो वहां जो कस्टमर आता है ना, वो ये सोच के आता है कि तुम कूड़े के ढेर में जा रहे हो, अपनी गंदगी डालने जा रहे हो। तो कहीं भी थूक देगा, कहीं भी यूज्ड कंडोम फेंक देगा, गुटखा थूक देगा, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। और वहीं वो बीमारी लग सकती है। लगती हैं, वो वहीं रोटी खा रही हैं बैठ के, वहीं उनको मना भी नहीं कर सकती क्योंकि वो तो उनका माई बाप है, कैसे मना करेंगे। उस दुनिया को कोई नहीं जाके देखना चाहता। उस दुनिया में ये नहीं झांकना चाहता कि इनके दर्द को देखो। जब वो ऑक्सीटॉक्सिन से कल तक जो लड़की इतनी सी दिख रही है, आज इतनी बड़ी दिख रही है, उस सच को कोई नहीं जानना चाहता। कैसे एक छोटी सी बच्ची, कैसे एक जब कोई आदमी मांगेगा बच्चा चाहिए बच्चा, तो सोचो कि वो कौन लोग होंगे, कौन नराधम होंगे, क्या उनकी मानसिकता रहती होगी। मुझे सब कहते हैं कि आप बहुत एग्रेसिव हो। हूं मैं। जैसे ही वो सीढ़ियां तय करती हूँ, अंदर से अंदर मेरे क्रोध भर जाता है, पता नहीं क्यों। और वो शायद दुख और दर्द का मिला जुला ऐसा वो हो जाता है, मुझे उस समय कोई आदमी अच्छा नहीं लगता। अगर वो कस्टमर मेरे सामने वैसे नहीं आते हैं जनरली, वही इशारे से कह देती हैं कि अभी मत आओ अगर मैं बैठी हूँ। पर अगर आ भी गया और जो आदमी नहीं जानता मुझे, तो मुझे ये मन करता है कि तू उठ के इसकी इतनी पिटाई कर कि इससे पूछ तू कि तेरे घर में बीवी बच्चे नहीं है, बहन नहीं है, माँ नहीं है। इन औरतों का शोषण करने से पहले कभी तुझे एक बार भी ये लगता है कि काश क्या ऐसा मेरी बेटी के साथ हो जाता, मेरी बहन के साथ हो जाता तो। पर वहां आने वाला शायद अपनी अंतरात्मा कहीं और छोड़ के आता है। वो चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे और लोग हो, या उनके दलाल हो, और आने वाला कस्टमर। वो वासना के वश में रहते बस कहाँ उनकी वो जो अंतरात्मा है उसको कहाँ रख के आते हैं मुझे नहीं पता। लाइन खड़ी करके जब वो लड़कियां पसंद करते हैं ना, तो वो पल ऐसा होता है कि जैसे जान से मार दो इन्हें। खुद की शक्ल नहीं देख रहे, कपड़े गंदे, पैर सने हुए, हाथ गंदे पेंट में, और दूसरे जो भी कुछ ऑयल में, और ऐसे ही आके तुम लड़की पसंद कर रहे हो उसमें से। तुम्हारी उम्र 50 साल की होगी, तुम चाह रहे हो कि तुम्हें 16 साल की लड़की वहां से पसंद आए, और अगर आ गई तो ना कहने की कोई गुंजाइश नहीं। फिर मोल भाव शुरू होगा, इतने 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 इतने, और 250-300 पे आके रुक जाएगा। बस ये उनकी आखिरी सीमा। वो ऐसा नर्क है, जो झेलता है वही जानता। बस मैंने झेला नहीं है, मैंने देखा है तो महसूस किया है, और उस नर्क की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरा दिल धड़कने लगता, मुझे अजीब सा थोड़ा होता है, कैसे जी सकते हैं, कैसे जी सकते हैं उस नर्क में। और मैंने इतना निकालते निकालते मैं अभी तक भी उस दर्द में जी रही थी कि मैं क्यों नहीं उस महिला का आज तक पता लगा पाई, वो मुझे क्यों नहीं मिलती, कहाँ ढूंढूं। लेकिन अभी थैंक गॉड आप सबका, ये भी अचानक ये सारे इतने सारे पॉडकास्ट हुए, तो मुझे उसके तथाकथित पति ने फोन किया, जो भी इसका पति है। जो था, मतलब हाँ। हाँ, मतलब जो पति तो कोई था ही नहीं, जो उसको वहां से दूसरे मोहल्ले से इसमें ले आया था, फिर वो भी छोड़ के चला गया था। तो उसने मुझे ये कहा कि आप वो नहीं रही, गुजर गई। आगरा में उसकी डेथ हुई है। और तो मुझे एक पल को बड़ा बहुत सुकून मिला मुझे कि वो इस नर्क से, इस जिंदगी से छूट गई। उसको अपने बचपन से लेकर आज तक की अगर मैंने वो नर्क झेला नहीं है, मगर देखा है, महसूस किया, मैं नहीं उस ट्रॉमा से निकल पाती, वो कैसे निकलती होंगी जो लड़कियां वहां हैं, और वो महिला कैसे निकली होगी जिसको उसके माँ बाप ने देखने से भी इनकार कर दिया। कैसे उसको उस दर्द को कभी भूली होगी इतने बरस जी के, और ये 30 साल 31 साल पुरानी बात होगी। 35 साल आपने सिर्फ एक ही आवाज सुनने के लिए नहीं, एक आवाज से, एक खबर, एक आवाज। एक खबर के लिए बस, या तो मिल जा। और मैं कहती थी सबसे कि या तो जिंदा है मुर्दा, मुझे बस पता लग जाए, तो मुझे शायद ये शांति मिल जाए कि मैंने जो अपराध किया अब उसे ऊपर जाके सुकून मिल जाए। मैंने दे पाई तो कोई बात नहीं। मैम जैसे 30 साल 35 साल आपको 560 लड़की से ज्यादा आपने रेस्क्यू कर लिया, अभी भी वही चाह रहती है आगे करने की, या फिर आपने अपना टीम को सौंप दिया सबकी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और इन द बेल्ट ने भी ना ना नहीं, किसी को नहीं,
इसलिए भी नहीं कि मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी टीम में से किसी को भी जरा नुकसान हो, ना कोई मुकदमा उनके खिलाफ कायम हो या उनके एक्सीडेंट कराए जाएं। मैं तो झेल जाऊंगी, लेकिन सबकी फैमिली ऐसी हो या सब लोग झेल पाएं ये जरूरी नहीं। मुझे केवल अपने हेल्पिंग हैंड्स चाहिए थे, ना कि वो मेरे साथ साथ दुख सुख में भी शामिल हो। ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए थे। मैं उनको दुख नहीं देना चाहती, तो अभी तक तो किसी को नहीं दिया। और जब तक ऊपर वाला हाथ पैर चला रहा है तब तक तो नहीं, खुद ही आगे रहूंगी। और मेरे बाद तो खुद संभालने वाले सब हैं, बहुत लोग हैं। नियम सही है, कड़ियाँ भी उसने ही जोड़ी, हाँ, हाँ, कड़ियाँ जुड़ी हैं। कड़ी थी वो लड़की जो आपके जीवन में आई, हाँ, और एक उसकी एक, बिल्कुल। उसको बस वापस लाने की चाह में आपने इतना सब कुछ हाँ, कर दिया। हाँ, ये सब जुड़ा हुआ होता है। उसके अलावा मैम अभी जैसे सरकार ने इसको लीगलाइज कर दिया है, नहीं नहीं, ऐसे ये मिथक है, बिल्कुल मिथक नहीं। है, और लेकिन सुनने में आया था कि कुछ जो पर्टिकुलर रीजन को लीगलाइज कर नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, इसको इसको ऐसे समझो, ITPA एक्ट है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। ठीक। तो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम है ये। इसमें क्या है कि कुछ चीजें थी, जैसे 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष एक जगह पे, एक ही कमरे में, एक ही प्रेमिसेस में सेक्सुअली इन्वॉल्व हो, वो वेश्यावृत्ति है। तो ऐसा हो नहीं सकता, ये संभव नहीं। तो इसलिए बच निकलने के बहुत सारे रास्ते थे कि भाई साबित ही नहीं कर पाते, भाई ठीक है वो स्त्री पुरुष एक साथ हैं तो वो बालिग हैं, कुछ भी हो। तो 2 होते नहीं थे कभी कि 2 पुरुष हो या कि स्त्री हो, इस तरह का हो। वो एक तो इसमें खामी थी। दूसरा ये है कि अभी जब हमने कैसे उसे चेंज कर लिया है अपने ढंग से कि कोई बालिग लड़की अपनी मर्जी से किसी से भी संबंध रखे। हाँ। और आप अगर सारा सब मसाला इकट्ठा करके लाए तो देखिए, आप, मुझे नहीं पता, मेरी लव मैरिज है आज से आप समझ लीजिए कि 1968 में है, बहुत अर्ली एज में। मुझे तो कभी ये ध्यान में भी नहीं आया कि ऐसा हो सकता है कि आज ब्रेकअप कर लूं, कल फिर से पैचअप कर लूं, किसी और से मेकअप हो गया। ये जो रोज का चल रहा है, इसका क्या है? ये आप किस चीज को आप प्रोस्टिट्यूशन मान रहे हैं? यही तो कि हम एक से एक या एक से अधिक पुरुषों से पैसे के लिए संबंध रखते हैं। पैसा है, वर्क क्या है? कानूनी तौर पे जो भाषा है, जिस काम का पैसा लिया जाए वो वर्क है, और वो उसे करने वाला वर्कर है। इनको वर्कर जैसी हैसियत तो कभी दी नहीं गई। आप वर्कर तो कह रहे हैं ना, सेक्स वर्कर तो कह रहे हैं ना, तो वर्कर की हैसियत, और वो भी पैसा ले रही है अपने काम के बदले में, वो भी तो उनका शारीरिक श्रम है ना, उसी का पैसा तो ले रही है। फिर वो क्यों आप उन्हें इलीगल कह रहे हैं? तो यहाँ ये बात आके अड़ गई है एक। इसका हम जैसे लोगों ने बहुत विरोध किया कि क्यों आप उन्हें देते। आप उनके अगर एक मजदूर है, लेबरर है, आप उसके मजदूर कार्ड बना रहे हैं, ई श्रम कार्ड बना रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं? ये भी तो वर्क में से जोड़ी ना। आप मानते हैं वर्कर वो है, जैसे चाइल्ड लेबर की बात आती है, वो कहते हैं कि चाइल्ड लेबर वो है जो बच्चा काम के बदले में पैसा ले रहा, वो चाइल्ड लेबर है। जो यूं ही मदद कर रहा हो, बाप की चाय की दुकान है, बच्चे ने भी 2 कप धो दिए, कोई बात नहीं, पैसा नहीं दे रहा, वो चाइल्ड लेबर नहीं है। तो फिर वो उनको क्यों नहीं मान रहे तुम लेबर? वो भी तो अपने श्रम के बदले पैसा ही ले रही है ना, उनको उस बात का पैसा तुम ले रहे हो, उनको वर्कर भी मान रहे हो। चाइल्ड लेबर में अगर पैसा ले लिया किसी बच्चे ने, वो वर्कर हो गया तुरंत, वो अपराध साबित हो गया क्योंकि बच्चा है वो। उनको क्यों नहीं? उन पे क्यों नहीं किसी भी चीज का आप ऐसे किसी काम का दबाव बनाते कि भाई ये काम गलत है और ये कानूनी तौर पे इलीगल। उल्टा ये तुमने कह दिया कि जैसे स्त्री या पुरुष, पहले एडल्ट्री का एक मुकदमा होता था, पुरुष के संबंध शादीशुदा होते हुए किसी और औरत से हो गए तो उस पर एडल्ट्री का मुकदमा औरत करा सकती थी। अभी वो खत्म कर दिया है, अब ना स्त्री पे होगा ना पुरुष पे होगा। पहले स्त्री पे नहीं होता था, स्त्री कहीं रख रही है तो चलो जी उसकी तो गलती हुई, पुरुष रख रहा है तो जेल भेज दो। अब किसी पे भी नहीं होगा, उनकी मर्जी भी नहीं रहने चाह रहे। और परिणाम आज अपने आप देख रहे हो आप, कहीं स्त्री मार रही है पुरुष को, कहीं पुरुष मार रहा है इन संबंधों के प्रति, क्योंकि मानसिक तौर पे तो वहीं के वहीं है कि नहीं समाज क्या कहेगा, दूसरी औरत से संबंध हो गए, इससे अच्छा पहले को मार दो, वो आ जाएगी दूसरी, है ना। यही स्त्री कर रही है, इसे मार दो प्रेमी के साथ तभी तो रह पाऊंगी। ये ऐसे कानून में जो चक्रीय परिवर्तन हो रहे हैं ना, उनसे ये सब चीजें हो रही। तो इसमें आप प्रशासन की गलती मानते? प्रशासन का तो मतलब नहीं, कानून की एजेंसी है, विधायिका है ना, वो कहे ना कि भाई कैसे क्या हो रहा है, इस पे चर्चा करें। ऐसे लोगों को बुला के भी तो कभी चर्चा कर लें जो वाकई काम कर रहे हैं वहां पे। आप उन्हें बुलाते हो, आपके सांसद हैं, आपके विधायक है, उन्होंने जिंदगी में झांक के नहीं देखा वहां पे क्या हो रहा है, ऐसी औरतों के साथ क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ इस तरह के अड्डे चल रहे हैं। आपको लेबर अड्डा पता है, हर शहर में लेबर अड्डे चिन्हित हो गए हैं, अब वहां से ले लो जी लेबर। उनका अड्डा नहीं पता आपको? वो तो खुलेआम बैठा है वहां अड्डा, तो फिर वहां क्यों नहीं करते आप? उनको भी फैसिलिटी दो ना।
आप उनके आधार कार्ड बनवाओ। ये अलग बात है कि हमने उनके बनवाए हैं क्या, झूठ बोल के सच बोल के। वो उनके भी तो, उनको भी राशन मिलना चाहिए, उनको भी दूसरी चीजें मिलनी चाहिए और सुविधाएं मिलनी, उनके बच्चों को मिलनी चाहिए। वो तो खुद से पढ़ाने आगे आएंगी। जब उनको आप कन्या सुकन्या योजना चलाते हैं, सुकन्या योजना के अनुसार एक लड़की को ग्रेजुएशन करने तक 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो थोड़ा थोड़ी जो मदद होती रहती है उससे माँ बाप की हिम्मत बनी रहती है कि वहां से ले लेंगे वो पैसा। जब जब ये यहाँ पे हमारे पास फीस नहीं रहेगी, उनके पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेंगी? वो भी तो कन्या है। वो भी तो कन्या है। आप तो किसी चीज को आप, इसका मतलब आप शह दे रहे हैं कि तुम्हारी कन्या कन्या नहीं है, आम समाज की कन्याएं हैं, उनको बढ़ावा देंगे हम, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी जाए तुम्हारे पेशे में। मैम ये तो सदा से चलता आ रहा है, अगर ये नहीं होता ना तो हमारे यहाँ पे कभी रिजर्वेशन नहीं होती। नहीं होती, नहीं होता फिर कभी। और एक पहले होता था, आपने उसी परंपरा को चले आ रहे हो, बढ़ई का बच्चा बढ़ई का काम सीखेगा। हालांकि वो बहुत अच्छी परंपरा थी क्योंकि हमें आसानी से लेबर मिल रही थी वहीं के वहीं। कुम्हार है तो कुम्हार कला में जाएगा। अभी अपनी कला छोड़कर वो दूसरी जगह कर रहे हैं, चलो उनकी अपनी समस्या। मगर आपने तो इनको भी छोड़ दिया कि इनके बच्चे हैं तो इसी कला में जाए जिसमें इनकी माएँ हैं। ये क्यों जाए? एक तरफ आप इसे अपराध मान रहे हैं, एक तरफ आप इसे कानूनी तौर पे मान्यता दे रहे हैं और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये लीगलाइज नहीं है। ये कौन सी बात पे सच माना जाए, किस पे? क्योंकि हम वो बात कर रहे हैं, मान लो तुमको चाय बनानी नहीं आती तो तुमने घाल मेल करके भी इसमें पत्ती डलती है, चीनी डलती है, दूध डलता है, सब मिलाया और रख दिया जी ये चाय हो गई। इसका मतलब तुमको पता तो कुछ नहीं है और तुमने मान लिया, तुम बड़े आदमी हो तो इसलिए तुमने मान लिया कि ये चाय है। यही बात हो रही है कि तुम बड़े आदमी हो, तुम विधायक हो, सांसद हो, सरकार हो, तुमने जो कह दिया वो ठीक है, वहां क्या हो रहा है तुम्हें नहीं पता। वहाँ जाके तो देख। जाके तो देखो, अपने किसी जनप्रतिनिधि को कहो तो, और वो नहीं जाना चाहते तो कम से कम कोई एनजीओ वहां काम कर रहा है उससे तो पूछो कि वहां की क्या स्थिति है। भाई उनके राशन कार्ड है या नहीं है, आधार, अगर उनके आधार कार्ड नहीं है और आपने तो बनाया नहीं, आपने तो कैंप लगाया नहीं, फिर वो यहाँ क्यों रह रही है? फिर भेजो उन्हें जहाँ के उनके आधार कार्ड है, वहां से पूछो कि वहां क्या होता है, इनके क्या धंधा है, क्या काम धाम है, किससे इनकी रोजी रोटी चल रही है। जब आप कुछ कर नहीं रहे उनके लिए तो उन पे आप अनावश्यक दबाव देके उनके साथ मारपीट, छिनौती, मुफ्त में सेक्सी दूध कैसे मिटा सकते हैं? वो सब हो रहा है। क्यों नहीं आप पुलिस पिकेट वहां तैनात करते हो, 2 इधर 2 इधर, और ये क्यों नहीं पूछते कोई काय के लिए थे तुम? पता तो संकल्प को लग रहा है कि वहां लड़की आई, तुमने क्या वहां करा इतनी देर तक? पूरा दिन तुमने ड्यूटी की, रात को दूसरे की बदल गई। सिर्फ 10 रुपए लेते हैं, बहुत कम सी रकम है, बड़ी नहीं है। 2 इधर 2 इधर और देखते हैं कितने कस्टमर गए। अच्छा भाई ये गया, ये देगा 10 रुपए, 10 रुपए कस्टमर ने दे दिए, 10 उससे ले आई जाके, भाई अभी आया कस्टमर, अभी गया, 20 रुपए हो गए। दिन भर में, पूरे दिन की पिकेट में अगर उन्होंने 100 आदमियों के भी पैसे ले लिए तो ऐसे ही हो गए उनके पास 2000 रुपए। आप इनकी बात करो जो उस टाइम ड्यूटी पे रहते हैं, ड्यूटी पे रहते हैं, हाँ, सिपाही होते हैं, सिपाही होते हैं। हाँ, वहां पे ये कौन सी ड्यूटी? ये लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए, यानी कि कोई कस्टमर झगड़ा ना करे वहां। अब कौन सी बात पे कायम है, मतलब हमारी विधायिका किस बात पे कायम है? इस बात पे कि इनको हटा दो, या इस बात पे कि इन, देख लो भाई उनकी सुरक्षा पे कोई कस्टमर को ना मारपीट करे, पैसे ना छीन लें, या कोई कस्टमर उनको ना पीट पाटे। और काहे के लिए हो तुम? क्यों तुम्हें वहां पे तैनात किया जाता है? अगर तुम इस बात के लिए तैनात हो फिर कि वहां कस्टमर ही ना जाए, वो तो कहती है हमारी तो दुकान है। जब कोई कस्टमर, तुम्हारी बाप भाई बेटे तो आते हैं हमारे यहाँ, जब वो नहीं आएंगे तो हम तो बर्तन मांजेंगे किसी के, पेट भरने के लिए कुछ तो करेंगे। आता कौन है? हम क्या घर से छीन के लाते हैं उनके? तो फिर क्यों नहीं रोकते कस्टमर को नीचे? रोको, नहीं जाएगा भाई ऊपर, तुम्हारा यही काम है, कोई नहीं जाओ, क्या काम है, चल, तू कोई उनका रिश्तेदार थोड़ी है, तू तो अपने आप टूट जाएंगी। मतलब इसका एक निष्कर्ष एट द एंड मैम ये है कि या तो इनको सारे अधिकार दो, बिल्कुल, या कुछ फिर छोड़ेगी। बिल्कुल जड़ से खत्म। देखिए अधिकार जिस दिन आप दे दोगे उस दिन ये इसे 100% छोड़ेंगी, क्योंकि ये मेन स्ट्रीमिंग होगी इनकी, ये मुख्य धारा में आएंगी। अगर ये राशन की लाइन में लग रही हैं तो आम औरतों के साथ लग रही हैं, है ना? इन्हें लगेगा कि भाई हम ऐसे, ये ऐसे, क्योंकि जब ये डॉक्टर के जाती हैं तो आम औरत होती हैं, ये बाजार जाती हैं आम औरत होती हैं, मुझे भी मिलती हैं, हाय हेलो भी होती है, तो हम फिर एक सेक्स वर्कर और एक सोशल वर्कर नहीं रह जाते, हम सिंपल 2 स्त्रियां रह जाते हैं। और मैं तो वहां भी ऐसे उनके जैसी हूँ, हम, मैं और उनमें कोई फर्क नहीं, मेरे लिए वो मेरी परिवारों का हिस्सा है। तो फिर वो सरकार इस बात की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती है? अच्छा चलो सारी दुनिया में तुमको नहीं पता कि हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मगर 4 एरिया तो आपने आइडेंटिफाई किए, सोनागाछी है, कमाटीपुरा है, जीबी रोड है, कबाड़ी बाजार है, 4 तो बड़े हैं, ये तो नाम ही है, नामी है, कहीं चले जाओ तो कहीं पता यहाँ चार। यहाँ है। तो इनमें मैं ये नहीं कह रही इनको डिमोलिश करने का, कतई भी नहीं कहती, मैं विरोध करती हूँ, हटाओ मत अपने परमिशन से, यहाँ से हटेंगे कहीं और करेंगे, बेटर है एक जगह दिख रही है, इन पर रोक लगाई जा सकती है, इनका यही पुनर्वास का काम करो,
इनको कहो कि तुम सिलाई कढ़ाई का काम करो, कुछ और करो। इसको हम सरस केंद्र चल रहे हैं ये सरकार के, उनमें इनका डिस्प्ले करेंगे। कोई साफ सुथरा करवाते जगह को साफ सुथरा कराओ, लोगों का आवागमन वहां रोको कि कस्टमर कोई नहीं जाएगा। पुलिस का काम ये है कि एक भी दिखे डंडा मार के भेजो जेल सारे, अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पैसे खर्च करता है। मगर ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबके वहां सब हितग्राही हैं, सब स्टेक होल्डर्स हैं, सबका पैसा बंधा है, सब कर जाते किसी हैं। को मिल रहा है, इसलिए ये चल रहा है। और वो आंख मूंदने के लिए चल रहा है। तब भी इंडिया में रेप केसेस नहीं हो रहे। कैसे रुक रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 2018 में हमारे यहाँ एक सज्जन अपने आप को बहुत बड़े एक्टिविस्ट बनते हैं, उन्होंने वहाँ रिट दायर की हाई कोर्ट में, और माननीय हाई कोर्ट ने इनको डिमोलिश करने के आदेश कर दिए, बिना ये सोचे कि क्या होगा। वो हो गई वहां से, उनके कोठे सील हो गए, और सील होने के बाद उनके तो घर भी हैं मोहल्लों में, हाँ। वो तो वहां जाके बस गई। अब वो उन लड़कियों को कहाँ ले जाएंगी जो धंधे में थी, उन्हीं के पास रहेंगी ना, वहां से करेंगी। अब जो ये एक जगह थी वो फैला दी, वो फैला दिया आपने, सर अब वो को पूरे नहीं शहर में, अब पूरे शहर में वो होगी। तो आप बताइए कि इससे क्या होगा। अभी तो 4-5 के तो खुल गए हैं, लेकिन इस हिदायत के साथ, इसका तो हम भी स्वागत करते हैं कि आपने इस हिदायत के साथ किया कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ऐसी हिदायतें दो ना, खोलो उनका वो दरवाजा, यहाँ बैठो, यहाँ तुम्हें वॉच किया जाएगा। आप दुनिया भर की कमेटी बनाते हैं, आप घरेलू इस पे कामकाज के जगह पे यौन शोषण से रोकने के लिए बनाते हैं आंतरिक समितियां भी, सब जगह जहां 10 आदमी भी काम कर रहे हैं वहां आंतरिक समितियां बन रही हैं। इनके लिए क्यों नहीं बनाते? इनके लिए आप ये बनाओ कि इनको, या आपका काम है इनको बहुत जॉब की तरह से देखना कि यहाँ कोई कस्टमर तो नहीं आ रहा, ये इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, कहीं नशा पत्ता तो नहीं बेच रही, ये सब पता करो इनका। इनके लिए डिपार्टमेंट बना दो ना। डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी है। अच्छा, इनके लिए डिपार्टमेंट ऑलरेडी है, रेस्क्यू ऑफिसर तैनात हैं, और करते नहीं, आज तक एक रेस्क्यू नहीं हुआ। टाइम टू टाइम पैसे मिल रहा है, बिल्कुल बराबर दे रहा है, बस मेरा विरोध करने के लिए है वहां रेस्क्यू ऑफिसर, और मेरे शहर में तो और किसी का। ताकि उनके पैसे मिल। हाँ, पैसे ना, मुझे कितनी गालियां दे सकते हैं, मुझ पे कितने मुकदमे करा सकते हैं, उनका ध्यान केवल इस पे रहता है और किसी चीज पे नहीं। बस ये समझो कि ये ऐसा काम है जो सरकार की मंशा में है ही नहीं कहीं। चुनाव होंगे, बहन जी वोट देना। अब बहन जी, अब तो बहन जी हो गए, थोड़े दिन बाद फिर वो भूल जाएंगे बहन जी कहाँ गई, फिर वही गाली से बोल, फिर वही गाली से। कोई जाए कभी नहीं, कोई नेता अभिनेता वहां जाएगा भी नहीं, कोई भी। तो क्यों ऐसा असल में सरकार की मंशा नहीं। मैं अगर वहां 31 साल टिकी रही हूँ, सरकार 1 साल तो टिक के देखती, अपना एक डेपुटेशन तो भेजती कि भाई तुम्हें देखना है कि ये जगह तो खाली होनी नहीं, मगर इनका यही वोकेशनल ट्रेनिंग्स कराओ, क्योंकि आदेश हुए पड़े माननीय सुप्रीम कोर्ट के, इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाओ, इनको लोन में इनकी मदद करो ताकि अपना रोजी रोटी करें। जगह उनके पास ऑलरेडी है। और जब आप स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं, मैंने बहुत कोशिश की, इनके बनवाओ ना स्वयं सहायता समूह, मैं इनका काम कराऊंगी जो भी कहोगे आप। जब समूह बनेंगे ये पैसे देगी। आप पूरे शहर में बनवा रहे हैं, देहात में बन रहे हैं, और बड़ी बड़ी गाथाएं गाई जा रही हैं, औरतों के समूह, बैंक सखी और समूह सखी और बीमा सखी और सब बनाई जा रही। यार उनमें से भी तो बना के देखो, उन्हें एक सम्मानित जीवन जीने का मौका तो दो, तभी तो वो निकले उस नर्क से। जब आप उन्हें मौका ही नहीं दे रहे, उस नर्क से कैसे निकलेंगी? तो मैं बिल्कुल कतई विरोध में हूँ इसके कि लिया और उनको डिमोलिश कर दिया। अब बताइए उनका क्या है, उनके पास क्या काम है? आपने कुछ काम तो दिया नहीं उनको। बड़ी खराब स्थितियां हैं, आपने गली गली मोहल्लों में फैला दिया। अब वो जहाँ रहेंगी वहाँ वही काम करेंगी, क्या करेंगे? आपने कुछ और काम थोड़ी सिखाया हम। या तो आप उन्हें, वही वाली बात है, या तो उन्हें हर एक स्कीम में ऐड ऐड करो, उन्हें पूरा एक जो हमारा हक है वो दो उन्हें। एक बराबर स्त्री का जो हक होता है वो उसे दो, वो उन्हें दो, वो ये काम करना अपने आप छोड़ देगी, है ना। अच्छा, उनका कहना ही है ऐसे कि नहीं, कोई नेपाली है, कोई बंगाली है, कोई कहीं की है, कोई कहीं की है, ऐसे कैसे बना दें? अच्छा ठीक है, नहीं बना दो। जैसे ही आप सैंपल लोगे कैसे ही पता लग जाएगा कहाँ की हाथ की। अगर आधार कार्ड आपने बना दिया है ना, अभी तो उनके बने हुए ही नहीं है, तो कैसे फिर आप ये कर रहे हो? ये अलग बात दे रहे हो, बस क्यों रहने दे रहे हो? हटा दो उनको, यहाँ कहो जाओ अपने घर जाओ, यहाँ क्यों रहने दे? ये तुमने पता किया कि वो यहाँ से डिमोलिश हुई तो कहाँ गई? किसी ने नहीं पूछा कि तुम कहाँ जाओगी। उनसे लिखवाते, उनके एफिडेविट भरवाते कि कहाँ जा रही हो, वो जगह बताओ हमें, हम वहां भी वॉच करेंगे। अगर आपके यहाँ घर है तो उनमें भी हम वॉच करेंगे, हमारी कमेटी जाएंगी कि आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। कुछ तो करते, कुछ नहीं, उठाया एक दिन में सब मुरिश करे, सील लगाई, खत्म हो गया, काम हो गया। ये तुमने फैला दी चीज, फैला दी, और ये जगह जो इकट्ठी थी वो हाँ, फैला दी। हाँ। अब जैसे जीबी रोड है ना दिल्ली में, आपको दुनिया बस इसी नाम से जानती है यहाँ पे। और सच्चाई बताऊं तो सबसे बड़ा टिम्बर मार्केट है वो। हाँ, टिम्बर मार्केट है, और भी दूसरे मार्केट वहाँ है, लेकिन वो केवल जीबी रोड के नाम से है, बस इसलिए कि यहाँ पे ये सारी चीजें होती ये सारी चीज।
बस। अगर मैं एक उस का पर्सपेक्टिव सोचने की भी कोशिश करूँ ना, हालांकि मैं कर नहीं सकता, पर अगर मैं सोचने की कोशिश करूँ तो आत्महत्या कर सकता है एक इंसान हाँ, दूसरे दिन। बिल्कुल, बिल्कुल। जितना मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि भई मैं उनके बीच कैसे ज़िंदा रही इतने दिन। उन्होंने तो मारने की कोशिश की, वो दीगर बात है, मैं उनको हक देती हूँ ये, क्योंकि मैं उनका जो आमदनी है वो छीन रही हूँ। ये हक है उन्हें कि वो मुझे चोट पहुँचाएँ। मगर उससे ज़्यादा जो मैं तिल-तिल करके मरती हूँ, वो ये सोच के कि मैं औरत क्यों हूँ? सच बात ये है। और फिर वो वाली बात आती है कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजिए। अच्छा है कि हमारे यहाँ 1000 पे 800 कुछ लड़कियाँ हैं। अच्छा है कि हमारे यहाँ 1000 पे 700 कुछ लड़कियाँ हैं। लड़कियाँ मर रही हैं, लड़कियों को मार रहे हैं और आप बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे हैं। कौन-सी बेटियाँ पढ़ रही हैं वो? जो पढ़ रही हैं, वो तो ऑलरेडी पढ़ ही रही हैं ना। आप उन्हीं को दोबारा दिखा देते हैं कि ये स्कूल में जा रही हैं, आज इतनी बेटियाँ हो गई। अरे उनको तो देख लो जो सड़कों पे पड़ी हैं, जो कोठों पे बंद अंधेरे कमरों में गलीज़ ज़िंदगी जी रही हैं। वो बेटियाँ नहीं हैं क्या इस देश की? उन बेटियों को भी ज़रा देख लो। या चलो वो तुम्हें दिख नहीं रही। सड़कों के किनारे लगातार भीड़ लगी हुई है भिखारियों की, उनकी इतनी-इतनी सी बाली बच्चियाँ हैं। उनके साथ रात को क्या नहीं बीतता होगा इसका अंदाज़ा है आपको? जो सड़क पे उसको तो कुछ भी बीत सकता है। कुछ भी, जब आपके घरों में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, उठा के कोई ले जा रहा है, तो सड़क पे पड़ी हुई हैं, उनका क्या है? बताइए कैसे आप उनकी सेफ्टी कर रहे हैं? कौन-सी बेटियों की बात कर रहे हैं फिर उनको हटा दो ना, कि भई जाओ यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रहोगी। हमें किसी चौराहे पे, किसी जगह पे नहीं दिखना चाहिए कोई। आप भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। आप अपहरण के उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं जो एक महिला, आप अपने दिल्ली में देखना, नोएडा में देखना, चौराहे पे भीख माँगती है और एक बच्चा पड़ा होता है। वो कभी रोता भी नहीं, कभी वो हँसता भी नहीं, वो गर्मी से कुलकुलाता नहीं, सर्दी से सिकुड़ता नहीं। कौन है वो बच्चा? क्यों है ऐसा? क्या हो रहा है उसके साथ? ज़रूरी है क्या वो उसी माँ का है? जरूरी तो कोई माँ अपने बच्चे के साथ इतनी ज़्यादती तो नहीं कर सकती कि उसको नशा दे दे और नशा डालकर उसके, ये भूखा है जी, बोल नहीं पा रहा, दूध के पैसे दे दो। एक कभी कोशिश करना हम जैसे लोग करें, चौराहे पे जा रहे हैं, वो पैसे माँग रही है, बहुत ज़िद की, हमने दे दिए ₹10। कभी कोशिश करो कि चल दुकान पे चल, मैं सामान दिलवा रहा हूँ, कितना ले लिए? ले आओ। करी मन कोशिश में आपको इसका नहीं लेंगे वो, नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। पड़ चुकी है उनको इन चीजों की। आदत भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बच्चा भी उनका नहीं है, किसको दूध देना है। वो नन्ही सी एक बच्ची हाथ पकड़ के चली जाएगी, मेरे चौराहे पे एक लड़की है, बैसाखी लेके भीख माँगती है और जैसे ही रेड लाइट हो गई, बैसाखी हट के फिर वहाँ बैठ जाती है आराम से। सबको पता है और ये बात, फिर भी सब दुनिया देती है। फिर भी दुनिया दे रही होगी तभी खड़ी है ना रोज़। तो इसमें कसूर तो फिर हम ही लोगों का होगा। हम देखो, मैं भी कभी नहीं देती हूँ, मैं सबको कहती हूँ मत देना भई, खाना दे दो, कहो चलो हमारे घर में काम करो, अगर तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम्हें स्कूल में दाखिला करा देते हैं, तुम्हें कुछ भी देना नहीं है, ये 1 मिनट नहीं रुकेंगे। नहीं रुकेंगे। पर करो ना, और चौराहों पे से क्यों नहीं आप केवल देखिए क्या अजीब बात है, भिक्षावृत्ति एक्ट जो है वो केवल मुंबई में, महाराष्ट्र में लागू है, बाकी कहीं है ही नहीं। वो भी सिर्फ इसलिए कि वहाँ सबसे बड़ा स्लम है सिर्फ। श्रम, बस। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? क्यों नहीं दिखती ये बेटियां जो चौराहों पे भीख मांग रही हैं? इनके साथ क्या हो रहा है? उनके भी टैलेंट हैं। मैंने एक लड़की को इतना सा जरा सा वो किया, और वो इस कदर मुझसे जुड़ी हुई है, तुम्हें मैं भी उससे बात करके दिखा दूंगी, तो वो इंस्टाग्राम पे भी उसके भी 1000 फॉलोवर है। लड़की के अनपढ़ है बिल्कुल, हाँ। और रील बनाती है, आती भी नहीं ठीक से, वो एक फ़ोन ले लेती है, कुछ भी गाती है, कुछ भी करती है। और और कल मेरे से ये कह रही थी, मुझे पढ़ा दो, मैं तुम्हारे घर आ जाया करूँगी। है 18-19 साल की लड़की है। मैं कहा बेटा पढ़ा दूँगी, अभी समय नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाओ मुझे, भेजो। तो बदलाव की शुरुआत तो करो कोई नहीं करना चाहता। मैं तो साफ कहती हूँ अपने शहर में कि सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, बहन जी बहुत अच्छा काम कर रही हो, भाभी बहुत अच्छा काम कर रही हो। अरे पर भगत सिंह पैदा हो, अतुल शर्मा के घर में किसी कोई और भी तो पैदा कर लो। एकाध, आज ही तो हूँ मैं, कल नहीं रहूँगी, तब तब सच बात। तब क्या करोगे? और मैं तो सवाल सबके सामने खड़ा करती हूँ आपके पॉडकास्ट के ज़रिए कि मैं, ये कोई मेरा घमंड नहीं है, ये मेरी कोई बात नहीं, मैं केवल एक गुहार है मेरी कि कल मेरे जैसे लोग नहीं रहेंगे, उम्र का तकाज़ा होता है, तब आप क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका तो मैम जवाब मेरे पास नहीं, इसका किसी के पास नहीं है, कोई तो आगे आओ। और आज मुझे अच्छा लग रहा है, एक लड़की भी 12th में पढ़ती है, उसने मुझे बार-बार मैसेज कर रही है, मैं जाकर देखती हूँ कि मैं कैसे भी करूँगी आपके साथ काम। मैं प्रयागराज से हूँ, मैं बात करूँगी आपके साथ काम। कुछ तो आए, मुझे उन बच्चों की ज़रूरत नहीं है,
उनकी जरूरत है, जो उनके माँ बाप उन्हें अनुमति दें कि भी तुम खुद से करो, देखो विरोध करो, इकट्ठा हो जाओ। नहीं हो रहे इकट्ठे। अगर हम इकट्ठा ना होते तो हम आजाद ना होते आज। सच्चाई। याद करो ना कि कैसे अंग्रेजों से लड़े, तो इन बुराइयों से लड़ो अपनी से। तो वो भी आज भी वही हो रहा है ना, पहले हमें बांटा गया, बांटा, पाकिस्तान बस था, बस अब हमें बांट के वोटिंग बैंक बन रहे हैं, वोटिंग बैंक बनी। सरकारें बन रही है, सरकारें चल रही हैं, बट जो इश्यूज हैं, जैसे आपने हक को बताया, इससे पहले हमने जो भी बातें करी मैम कैमरा, एक तो आपका जो सोशल इशू ही है सेक्स वर्कर्स का जो आप करते हो, उसके अलावा ये आपने जो हमारे जो भी बेगर्स हैं जितने भी हैं, जितने भी भीख मांगते हैं, उसके अलावा वृद्धाश्रम में कितने लोग पड़े, कितने लोग, उसके अलावा अनाथ कितने बच्चे घूम रहे हैं। आप दिन रात मुस्लिम मुस्लिम चिल्ला रहे हैं, मुस्लिम राजनीति खेल रहे हैं, कार्ड खेल रहे हैं। एक मुस्लिम, मुझे आप वृद्धाश्रम दिखा दो, एक अनाथालय दिखा दो। एक मेरे शहर में है, मैं उसे अनाथालय नहीं कहती क्योंकि उसका नाम है मुस्लिम बच्चों का घर। उसको भी वो अनाथाश्रम नहीं लिख रहे हैं, वो मुस्लिम बच्चों का घर है। वो उनका घर है कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहे या वो पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनको रख के पढ़ाया जा रहा है। आप उन पे चिल्ला रहे हो ये करते, ये करते। आप डिस्कार्ड करो, एक घर में 2 बच्चे हों, एक बच्चे को लगातार खराब 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 कहते रहो, हो जाएगा खराब, हो जाएगा, है ना? वही आपने कर दिया। पर अपने दिल में झांक के देखो कि माँ बाप आपके वहां पड़े, आप कल फादर्स डे मनाया गया, परसों मदर्स डे मनाई गई, और वो किसकी माँ है, वो किसके पिता है जो वहां है? वो तो बेचारे दिन ब दिन रोते होंगे। रोते हैं। किसके माँ बाप है वहाँ? मैम ये चीज सोचने वाली है ना कि आपने एक औलाद को 40 साल, मतलब मान लो एक बाप है बेचारा 45-50 साल की उम्र का, मेरे फादर है ना 52 ईयर्स के, मेरी मदर है 40। मैं चाहता हूँ जब तक मैं जिंदा हूं मेरे साथ रहे, मेरे साथ है, बिल्कुल। ये मेरी सोच है। मैं चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा करा, उन्होंने मेरा खाना पीना रहना रोना चोट फेट हर चीज में साथ दी। कितना बड़ा इंसान का कलेजा, कितना कैसे छोड़ते हो, छोड़ देगा अपने, कैसे छोड़ते हो, कैसे छोड़ते हो, मुझे नहीं समझ में। मेरे सामने तो गोली मार दूं ऐसे इंसान। इन सब चीजों पर कहाँ सरकार की ध्यान है? करिए उन्हें। आपने एल्डर लाइन खोल दी, आपने एल्डर लाइन शुरू कर दी, एक प्रचार हुआ है कहीं? जानते हो सिर्फ कोई नंबर है? धंधा खोल रखा उन लोग। कोई एल्डरली लाइन नहीं, कोई बूढ़ा बुढ़ा शिकायत नहीं कर सकता साहब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी मदद कर दो। कौन शिकायत करेगा? पीटेंगे घर में, मरेंगे घर में, रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी नहीं कहेंगे, और अंत बच्चे का तुम वृद्धाश्रम में भेज देंगे। तो मैं तो सैल्यूट करती हूँ उनको। कोई नहीं, मैं उन औरतों को, उन लड़कों को मैं सैल्यूट करती हूँ जो वृद्धाश्रम चला रहे हैं। एक माँ बाप अपनी नहीं पालते और वो 10-10, 20-20, 30-30 माँ बाप को पाल रहे हैं। मेरे पास में एक लड़की है, अकेली 30 माँ बापों को पाल रही है, और लोगों से अपने माँ बाप नहीं पालते। अकेली लड़की 30 माँ बाप को पाल रही है, चला रही है वृद्धाश्रम को, और लोगों से मांग मांग के चला रही है। मैं सैल्यूट करती हूँ हमेशा उस बच्ची को कि शाबाश है उसे। उसका खुद का एक बेटा है, और उसके पति ने सब काम दाम छोड़ के वहाँ चाय की दुकान करी है, ताकि मैं यहीं के यहीं अपने पत्नी का सहयोग कर सकूं। बाहर के रहने वाले वो, और मैं वृद्धाश्रम में, वो उनका अंतिम संस्कार करते हैं, वो सारी चीजें उनकी करते हैं। जब किसी की डेथ भी हो जाए तो मेरे को उनसे मिलवा सकते हो कभी भी, जब भी, निसंकोच आ जाओ, कभी भी, बिना किसी उसके। अगर करो ऐसे लोगों के साथ पॉडकास्ट, ना, मगर मैं करो। करूंगा तो मैं सोचूंगा कि एटलीस्ट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू तो रहा उनकी लाइफ में, बिल्कुल, कुछ भी हो जाए। ऐसे लोगों को सामने लाओ। ये आपकी पॉडकास्ट सबकी बड़ी शक्तिशाली है, ये बड़ी तेजी से विधा उठी है। इसको आप लाओगे तो ऐसे लोगों को सामने लाओगे जो वाकई कुछ कर रहे हैं, तो दूसरे लोग मोटिवेट होंगे उनसे बहुत ज्यादा। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ ऐसी कि मैं ऐसे बच्चों की माँ हूँ। बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि वो नम्रता नाम की बच्ची, वो भी मुझे माँ बुलाती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं मैम, बस काफी बातें हुई है, शायद मैं और आगे आपसे लंबी बात करूंगा तो शायद मैं भी यहाँ रो, क्योंकि कई चीजें होती है मैम जो इंसान ना अंदर दिल में ले जाता है और वो घर कर जाती है इंसान। जैसे आपको एक मोटिव मिला था कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, बस बिल्कुल। और मैं आपकी बात से मैं एक सहमत हूँ। अगर मैं इन चीजों को आगे करूंगा तो शायद मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मैं करना चाहूंगा तो ये जरूर करूंगा मैम। मैं इसके लिए बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, ऑन कैमरा भी मैं ये चीज बोल रहा हूँ। बिल्कुल। और मैम थैंक यू सो मच, मैं थैंक यू सो मच इस चीज के लिए कि आपने आज इतना सब कुछ शेयर करा हमारे साथ। बुलाने के लिए धन्यवाद तुम सबका। मैं आने के लिए धन्यवाद मैं आपको कहूंगा, क्योंकि नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इन चीजों को जानना है। मैं काफी जुड़ा हूँ हर चीज से, हाँ, सिर्फ इसी। तो मैं श्योरली आपके साथ इन चीजों में जुड़ूंगा, बिल्कुल आगे चलूंगा।
मेरी कहीं भी आपको जरूरत पड़े तो आप मेरे को याद कर। जरूर जरूर मैं बताऊंगी। उसके अलावा अगली बार मिलेंगे तो मैम उसी इनिशिएटिव के साथ मिलेंगे कि हम हाँ बिल्कुल किसी बिल्कुल। ऐसे इंसान की कहानी बाहर लाए जो बाहर लाए। दुनिया को जाननी चाहिए हाँ भी जगहों पे हो रहा क्या है। हो रहा है क्या, बिल्कुल बिल्कुल पक्का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आने के लिए। और गाइस, अगर आपके पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, और मैम को भी फॉलो करो इस इनिशिएटिव में, उनका भी सपोर्ट करो, क्योंकि बिना सपोर्ट के ना ये चीजें फैल नहीं सकती, और ये चीजें फैलानी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर आप हिंदुस्तान को एकजुट देखना चाहते हो ना, तो एकजुट होना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे आगे। ये चीजें ऐसे बिखरती चली जाएंगी कि हम सिर्फ एक सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बन के रह हाँ, पाएंगे ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हम आपसे जरूर मिलेंगे अगली बार, और तगड़े कंटेंट के साथ मिलेंगे, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले और हमारे भी लाइक लेसन और बढ़ते रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।